बंदा जो हज पे जाने का इरादा रखता है उसको किन किन चीज़ों का जो है वो ख्याल रखना चाहिए। सबसे बेसिक चीज़ जो आपकी जो है ना वो आपका पासपोर्ट है। ये नुसुक कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, बगैर बेसिकली मीना में आप इंटर नहीं हो सकते। अच्छा, नुसुक कार्ड यहीं से इशू हो जाता है या वहाँ जाकर? मेरा एक फार्मूला मैं लोगों को बताता हूँ कि कमो बेश दुनिया के अंदर ना 2 अरब मुसलमान हैं, ठीक है। 2 अरब का 1% जो बनता है ना वो बनता है 2 करोड़, और आप 0.1% बनता है 20 लाख। तो आप वो पूरे जितने कुर्रा अर्जी पे मुसलमान हैं उसके 0.1% चुने गए। तो आप उस वक्त जब ये सोचेंगे ना तो आपको उस वक्त ये सारी चीज़ें मैटर नहीं करेंगी। हज मुश्किल नहीं है, हज बहुत आसान अल्लाह पाक ने रखा हुआ है हमारे लिए। हज बहुत आसान है, सिर्फ सीख के जाना है। ए कैटेगरी लें, बी लें, सी लें या डी लें, आपने पैदल चलना है। वल्लाह मैं सच बता रहा हूँ, ना कोई जवानी का हज है। हज हर उम्र में हो सकता है, जवान भी थक जाता है और बूढ़ा नहीं थकता। माशाल्लाह आपने पिछले साल हज भी किया है माशाल्लाह। तो जितना कम सामान होगा उतना आपके लिए आसान है। और औरतों का भी जो एहराम, उनका जो मखना या टोपी होती है वो भी एटलीस्ट दो सेट होने जरूरी चाहिए। 8 ज़िलहज, 9 ज़िलहज और 10 ज़िलहज आपने एहराम पहने रखना। एहराम वहाँ पे गंदा भी हो जाता है। अच्छा, गंदा होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नापाकी नहीं होनी चाहिए। सही। एहराम की जो पाबंदियाँ हैं ना वो पाबंदियों का आपने ख्याल रखना है। तो एक सफरी जाए नमाज आपको बहुत काम आएगा हज के लिए, उम्रे के लिए। तो वो कहते हैं कि यार चप्पल हम सस्ती ले लें 200-250 नहीं, ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। पता होना चाहिए हम किस सफ़र पे जाएं, तो उसके लिए वो 1 महीना 1.5 महीने से वॉक करना शुरू कर दें। और एक सवाब भी है कि अल्लाह ताला भी देख रहा है कि मेरा बंदा मेरे पास मेरे इस फ़र्ज़ को अंजाम देने के लिए कितनी मेहनत कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले जो है वो ट्रैवल विद साद ज़करिया और मूसा ट्रैवल एंड टूर्स की तरफ से हम आप तमाम को जो है वो अपने इस व्लॉग में खुश आमदीद कहते हैं। आज का जो ये सेशन है ये बहुत से हमारे जो दोस्त हज़रात हैं और जो आइंदा इंशाल्लाह जो है वो हज पर जाने का इरादा रखते हैं, उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट की थी कि आप चूँकि माशाल्लाह जो है वो आप बहुत ज़्यादा वास्ट इंफॉर्मेशन रखते हैं इन तमाम मामलात में, तो आप जो है वो कोई एक ऐसी वीडियो बनाएं जिसमें जो है वो हम बेसिक रिक्वायरमेंट लिस्ट के एक बंदा जो हज पे जाने का इरादा रखता है उसको किन किन चीज़ों का जो है वो ख्याल रखना चाहिए, वो कैसे अपनी तैयारी मुकम्मल करे। तो आज हमारे साथ माशाल्लाह गुल अहमद भाई भी मौजूद है। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम दिया। और हम स्टार्ट जो है वो इसी तरीके से करते हैं कि अगर कोई बंदा हज पर जाने का इरादा रखता है तो आप बताएं, क्योंकि माशाल्लाह आपने पिछले साल हज भी किया है माशाल्लाह, तो आप ये बताएं कि क्या क्या चीज़ें जो है वो हमें अपने बैग में रखनी चाहिए और किन किन चीज़ों की जो है वो ख्याल रखना चाहिए ताकि हमारे व्यूअर्स जो हैं वो इस बात से फ़ायदा उठा सकें। अच्छा, सबसे पहले जिस तरह आपने कहा ना, तो हमारे पास भी रोज़ ये क्यूरी आती है कि हज के लिए क्या सामान ले जाएं। सही। और उम्रे के लिए भी आती है, लेकिन चूँकि अब आज हमारी वीडियो हज से रिलेटेड है तो हम हज के लिए जो ज़रूरी सामान है उसके बारे में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो देखिए, हज के लिए तो सबसे पहले ये है कि मैं आपको ये एक बेसिक बात है कि जो आप कितने दिन के पैकेज पे जा रहे हैं, 14 दिन, 17 दिन, 29 दिन, 40 दिन, 42 दिन, ये 4, 5, 6 कैटेगरीज हैं ठीक, जिन पैकेज में लोग जा रहे होते हैं। तो आपको इन सामान से बेहतर आप सबको पता है कि अगर आप 29 या 30 दिन के लिए जा रहे हैं तो आपका जो 30 दिन का ज़रूरत का सामान है वही आपने ले जाना है, ठीक है। जैसे आपके कपड़े हैं, ठीक है, इसके अलावा आपकी कोई इस तरह की कोई मेडिसिन है, तो और जो बेसिक चीज़ें होती हैं ले जानी है। इसके अलावा जो भी चीज़ें हैं उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले तो आपका पासपोर्ट ठीक हो गया। सबसे बेसिक चीज़ जो आपकी जो है ना वो आपका पासपोर्ट है। आपका वीज़ा है जो आपको आपका एजेंट देगा। हज से थोड़ा अर्सा पहले ही मिलता है ये, बिल्कुल जैसे आप हज पे फॉर एग्जांपल अगर आपकी 25 मई की फ़्लाइट है तो ये आपको 20, 21, 22 मई को देगा, ठीक है। इसमें आपका पासपोर्ट आपके हैंड ओवर करेगा, आपका वीज़ा होगा, आपका एक नुसुक कार्ड होगा, ठीक है। ये नुसुक कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, नुसुक कार्ड यहीं से इशू हो जाता है या वहाँ जाके? अच्छा, नुसुक कार्ड जो है ना कभी कोई एजेंट आपको यहीं से दे देंगे और कोई वहाँ से देते हैं। सही। तो अगर आपको यहाँ पर नुसुक कार्ड नहीं मिलता और तो कोई मसले की बात नहीं है, आपको वहाँ पर जाके मिल जाएगा। उसके बगैर बेसिकली मीना में आप इंटर नहीं हो सकते। सही। इसके अलावा आपको आपका जो एजेंट है वो अपना एक कार्ड देगा आपको, उसमें आपकी सारी इन्फॉर्मेशन लिखी होगी, आपकी हज की बिल्डिंग, आपका नाम, आपका मकतब, वो सब उसका अपना कार्ड होगा, वो आपको यहाँ पाकिस्तान से दे देगा। सही। तो वो कार्ड होना चाहिए, ठीक, वीज़ा होना चाहिए और आपका पासपोर्ट, ये चीज़ ज़रूरी होनी चाहिए। बाकी तो पूरा ग्रुप एक साथ ट्रैवल कर रहा होता है तो ट्रांसपोर्ट की रिक्वायरमेंट तो सारी ग्रुप लीडर आपको डील कर रहा होता है, ठीक है ना। ठीक। इसके अलावा देखेंगे हम कि आपने कितने दिन के पैकेज के लिए जा रहे हैं, तो आप उसके हिसाब से अपने कपड़े, फॉर एग्जांपल अगर आप शलवार कमीज़ वेयर करते हैं तो मेरे हिसाब से अगर आप 20 दिन के पैकेज के लिए जा रहे हैं तो 6 बहुत हैं आपके लिए। सही। लेकिन ये उधर आप अजीज़िया, जिनका अजीज़िया अमूमी तौर पर मक्का के अंदर अजीज़िया की रिहाइश होती है, वहाँ पे अजीज़िया के अंदर ना बिल्डिंग में वॉशिंग मशीन या कपड़े धोने की सहूलत मौजूद होती है। और ना भी हो तो मेरे ख्याल से
आपको धो के वहाँ पे अच्छा, मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है वो तो यही रहा है कि कपड़े आपके नॉर्मली इतने गंदे और मैले कुचैले होते नहीं है। अगर आप नॉर्मल उसको पानी से एक मरतबा भी जो है ना आप निकाल देना, खंगाल ले जिसको हम नॉर्मल जुबान में कहते हैं। और गर्मी भी माशाल्लाह हज के दिनों में इतनी होती है, तो बंदा अगर गीले कपड़े पहन के थोड़ा सा बाहर भी निकलेगा तो मैं समझता हूँ कलफ तो उसका हो ही जाएगा। तो वही वाली बात है कि कपड़े मिनिमम उठाएं। सही। रात को सोने के लिए अगर आप नाइट ड्रेस कोई पहनते हैं तो वो आप 2 नाइट ड्रेस एटलीस्ट 2 उठाएं। सही, ठीक है ना। ये और अपने 6-7 जोड़े कपड़े उठाएं, इससे ज़्यादा ना उठाएं, क्योंकि ये सामान आपने ही पूरे सामान को अपनी जर्नी के साथ लेके घूमना पड़ेगा। सही। तो जितना कम सामान होगा उतना आपके लिए आसानी है। बिल्कुल, ये बात मैं। ठीक है। इसके बाद आपका जो हम इसके साथ साथ एहराम की बात करते हैं। एहराम मर्दों के लिए मिनिमम 2 होने चाहिए, और औरतों का भी जो एहराम उनका जो मखना या टोपी होती है वो भी एटलीस्ट 2 सेट होने ज़रूरी चाहिए। उसकी वजह ये कि एक आप जाते हुए उम्रा भी आपको अदा करना है, उसके बाद भी पूरी जर्नी में आप 1-2 मरतबा उम्रा और करते हो। और हज के अयाम जो 5 दिन है उसके अंदर 3 दिन तो आपने 8 ज़िलहज, 9 ज़िलहज और 10 ज़िलहज आपने एहराम पहने रखना है। 8-9 को पूरा और 10 ज़िलहज को जब तक आपका जब तक आपकी कुर्बानी नहीं होती, कसर नहीं होता, उसके बाद आप उतारते हैं एहराम। तो 3 दिन मिनिमम आपने एहराम पहनना है। तो एहराम वहाँ पे गंदा भी हो जाता है। अच्छा, गंदा होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नापाकी नहीं होनी चाहिए बेसिकली। सही। एहराम पे मिट्टी लग गई तो भी कोई मसला नहीं है। ठीक है। कोई खाते पीते हुए कोई सालन गिर गया, आप उसको धो लें तो साफ़ कर दिया हमने। साफ़ कर दिया। अच्छा, बहुत सारे लोग समझते हैं कि अगर हम एहराम के ऊपर अगर मिसाल के तौर पे कुछ सालन गिर गया तो ये कोई दम वाजिब आ जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। एहराम की जो पाबंदियाँ हैं ना, वो पाबंदियों का आपने ख्याल रखना है। उसके ऊपर भी हम एक वीडियो बना लेंगे। सही हो गया, ठीक हो गया। तो उसके ऊपर उस पे दम और जो है ना बाकी जो है ना वो, वरना नॉर्मली अगर कोई चीज़ गिर गई तो हम उसको साफ धो सकते हैं ना, कोई इशू नहीं। सिर्फ आपको ये ख्याल रखना है कि आपका एहराम, क्योंकि आप देखें हज के अयाम के अंदर ना जो पैकेजेस देते हैं तो वॉशरूम्स काफ़ी क्राउडेड होते हैं और उधर सफाई का ख्याल भी थोड़ा कम रखा जाता है। जाहिर सी बात है, लोग इतने आते हैं, लाखों लोग हैं, तो वहाँ पे एहराम के नापाक होने के चांसेस होते हैं, ज़मीन पे लग गया तो उसका ख्याल रखना है हमें। सही। तो उस अगर नापाक हो जाए तो आप, इसीलिए हम 2 एहराम सेट इसलिए कह रहे हैं कि आपको वहाँ पे एहराम भी आपके पास दूसरा एडिशनल एक होना चाहिए हमारे पास, आप चेंज कर सको उसको। ठीक हो गया। अच्छा, इसके अलावा आप देखें, इसके अलावा ज़रूरी चीज़ आपकी है जो हज के अयाम के अंदर है ना, एक सफरी जाए नमाज होना चाहिए, एटलीस्ट एक होना चाहिए। क्योंकि आपको हज के अंदर अमूमी तौर पे जो हज के 5 दिन है, इसके अंदर आप जैसे अरफात वाला दिन है, अरफात वाले दिन आप कभी आपका अरफात में नॉर्मली कैंप्स तो होते हैं, लेकिन लोग खुद भी बाहर निकल के कैंप से अरफात के मैदान में बाहर निकलते हैं और वहाँ पे जो है ना जाके नमाज़ पढ़ते हैं, नवाफिल पढ़ते हैं। तो एक सफरी जाए नमाज आपको बहुत काम आएगा। एक हल्का फुल्का सफरी जाए नमाज, बिल्कुल कपड़े का हल्का छोटे यानी पतले कपड़े का ले लें ताकि लाइट वेट हो, जो लाइट डिस्पोजेबल जो आजकल सफरी जाए नमाज आते हैं वो ले लें, तो वो आपको बहुत काम आएगा उधर। ठीक है। इसके अलावा आप जो है ना चप्पल, आपको पता है कि हज और उम्रे के अंदर आपको चप्पल का ख्याल रखना। 2 पट्टी वाली चप्पल मर्द जो है वो तो 2 पट्टी वाली चप्पल ड्यूरिंग योर एहराम। जब आपकी नीयत होती है उम्रे की, हज की, तो फिर हज के तो अयाम में 3 दिन आपने वही चप्पल पहननी जब आपका एहराम है। तो कम से कम 2 जोड़ी वो होनी चाहिए जो आराम, कोशिश करें कि ऐसी चप्पल सेलेक्ट करें जो आरामदेह हो। इसके अंदर मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि जहाँ पे लोग लाखों रुपए लगा रहे हैं ना हज के लिए, उम्रे के लिए, तो वो कहते हैं कि यार चप्पल हम सस्ती ले लें 200-250 रुपये। नहीं, ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। हाँ, एग्जैक्टली। ये इतना आपको मैं बताऊं कि फॉर एग्जांपल बताऊं कि मैं लास्ट टाइम अल्हम्दुलिल्लाह एक कैटेगरी से गया था। सही। और अगर मैं गया था 12 दिन के पैकेज पे। 12 दिन की मैं अगर अपनी टोटल वॉक बताऊं ना तो ऑलमोस्ट 190 किलोमीटर हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह 190 किलोमीटर, मतलब कराची से हैदराबाद तो क्या जी, हम इतना पैदल चले हैं 12 दिनों में। तो पैदल चलने का काम है हज, आप एक कैटेगरी लें, बी लें, सी लें या डी लें, आपने पैदल चलना है। सही। जो हज के फ़राइज़ जहाँ पे शामिल है ना वो आपने खुद करने, चाहे आपको जितनी भी सहूलियात मिल जाए, वो तो बात आपकी बिल्कुल सही है। तो फिर आपको चप्पल आरामदेह होनी चाहिए और कम से कम 2 जोड़ी होनी चाहिए। सही है। इसके अलावा एक जॉगर रख लें जो नॉर्मल वॉक के लिए कि आप जब अजीज़िया में या मदीना में तो जॉगर पहन लें, क्योंकि देखें पाँव चलने का काम बहुत ज़्यादा है वहाँ। तो आप जितना खर्चा हज पे कर रहे हैं तो उतना खर्चा आप अपनी हेल्थ के लिए भी करना चाहिए। फुटवेयर पे भी करना बहुत ज़रूरी है। लोग ये कहें कि ये 2 पट्टी वाली जो चप्पल होती है, हवाई चप्पल, जिनको लगता है कि वो उनके लिए कंफर्टेबल है वो पहन लें, लेकिन मेरा तजर्बा ये रहा है कि आपको इसमें अच्छी कंफर्टेबल चप्पल लेनी चाहिए। सही है। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आपके पास एटलीस्ट एक अम्ब्रेला होनी चाहिए, एक सन ग्लासेस होने चाहिए। सही। मिनिमम एक सन ग्लासेस होने चाहिए। इस साल भी जो हज का टाइम पीरियड होगा वो भी गर्मी वाला ही होगा। आपके जो है ना जून के 5 या 6 जून को, 7 जून को, 5, 6, 7 में से किसी एक दिन आपका वकूफ़ अरफा होगा। तो गर्मी बहुत होती है, वहाँ की गर्मी बहुत शिद्दत वाली होती है। अच्छा, इस पर भी मेरा मशवरा होगा कि हम एक व्लॉग बनाएंगे अभी इसके अगला,
उस पर भी हम ये करेंगे ना कि हज के डे 1 में क्या करना है, डे 2 में क्या करना है, डे 3 में क्या करना है, इसके बाद जो ये वाला सिलसिला भी इंशाल्लाह बना लेते हैं। ठीक है, तो एक आपके पास अम्ब्रेला होनी चाहिए, ठीक है, और एक आपके पास 1 या 2 ग्लासेस होने चाहिए, सन ग्लासेस। सही। तो ये बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा आपके पास एक स्प्रे बॉटल आती है, स्प्रे बॉटल जिसे हम देखते हैं अमूमी तौर पर इससे स्प्रे कर रहे होते हैं पानी में। ये रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप हज के दिनों में बाहर होते हैं ना, तो इतनी कड़ी धूप होती है कि वहाँ पे आपको अपने ऊपर या अपने साथ आपके साथ जो लोगों उनके ऊपर स्प्रे करते रहना चाहिए, ताकि आपकी हाइड्रेशन बनी रहे। सही। क्योंकि वहाँ पे हीट स्ट्रोक का खतरा होता है, तो ये स्प्रे बॉटल बहुत ज़रूरी है हज के दिनों में। सही। इसके अलावा जब हमने एहराम की बात की, तो एहराम के लिए आपको पाउच भी चाहिए, बेल्ट जिसको कह लेते हैं, एहराम का बेल्ट। सही, ठीक हो गया। ठीक है ना, एहराम का बेल्ट इसलिए ज़रूरी है, हम वैसे एहराम का बेल्ट सिला हुआ होता है, लेकिन हमारी नीयत ये होती है कि हम इसमें अपनी ज़रूरियात की चीज़ें, मोबाइल और ये रखेंगे। इसकी हमें ये नीयत नहीं करनी चाहिए कि हम उससे एहराम को रोक रहे हैं। सही। ठीक है, यहाँ पे नीयत का मामला है कि अगर हम ये पहन के इसको इस तरह पहनते हैं कि ये हमने एहराम को रोकने के लिए, तो एहराम का हिस्सा बन जाएगा, एहराम का हिस्सा बन जाएगा, तो ये गलत है। तो इसको हमने बेसिकली जो है ये नियत करके पहनना है कि हम अपने मोबाइल या कुछ ना कुछ आइटम्स हम इसके अंदर की चीज़ें इसमें रखेंगे। ठीक है, कहना चाहें तो जिस तरीके से बंदा जो है वो हज की इतनी बड़ी अमाउंट एक जमा करवा रहा है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन ये वहाँ जाके बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। ये बहुत ज़रूरी है। सही। इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। अच्छा, बहुत सारे ट्रैवल एजेंट्स मैंने देखा है पिछले साल, जो हज ग्रुप्स हैं, वो लोग भी अम्ब्रेला और अपना वाटर बॉटल्स और ये चीज़ें देते हैं। तो आप देख लें, अगर आपका एजेंट आपको दे रहा है तो ठीक है, वरना आपने परचेज ज़रूर करनी है। ठीक हो गया। ठीक है, इसके अलावा आपके पास जो है ना काउंटर होना चाहिए, तस्बीह। ठीक है, काउंटर रख लें या कोई फिजिकल तस्बीह रख लें। ठीक है। इसके साथ आपके पास तवाफ़ की तस्बीह आती है 7 दानों वाली। ठीक है। ठीक है ना, वो बहुत ज़रूरी है। 5-6 आप रख लें, वो मिस हो जाती है, इधर उधर रह जाती है। सही। ठीक है, इसके अलावा आपके पास दुआ की किताबें होनी चाहिए। सही। अमूमी तौर पे आपको हज का जो आपका जो ऑपरेटर होगा ना, वो किताब देगा। सही। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको हज के बीच में दुआएं पढ़नी हैं, तवाफ़ के उम्रे के दरमियान। असल मकसद ही यही है ना, दुआएं। असल मकसद जाई नमाज़ें दुआएं करने, अल्लाह ताला की इबादत के लिए जा रहे हैं, तो उसके लिए सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा मर्द हजरात एक टोपी रख लें या 2 टोपियाँ रख लें। टोपी सिर्फ़ और सिर्फ उसके लिए कि जब आप एहराम की हालत में नहीं है। सही है। धूप बहुत ज़्यादा होती है, अमूमी तौर पे हम जाते हैं, उम्रा करते हैं, हलक करवा लेते हैं, तो सर नंगा रखने का मतलब है पूरे, अगर वो जो जिस तरह सूरज पड़ता है तो सारी स्किन जल जाती है। सही। तो टोपी होनी चाहिए आपके पास, एटलीस्ट 1 या 2 टोपियाँ मर्दों को रखनी चाहिए। ठीक है ना। इसी तरीके से वो लेडीज़ हैं, वो अपने लिए अबाया या अपनी जो ज़रूरियात की चीज़ें हैं वो उनको इस तरीके से। अच्छा, अभी आपने एक तस्करा किया कि जाहिर सी बात है स्किन इफेक्ट हो जाती है, तो कुछ एंटी रैशेस की क्रीम्स और इस तरीके की जो होती हैं। लेकिन अभी हम मेडिसिन पे आते हैं। एंटी रैशेस का आपने जिक्र किया, तो बहुत ज़रूरी इसलिए क्योंकि आपको चलना है। जब आप वहाँ चलते हैं ना, तो फिर आपको रैशेज़ हो जाते हैं। ठीक है ना, तो आपको ग्लिसरीन या जो कैनाडेक्स कैनाकॉम्ब आती है एंटी रैशेस क्रीम, ये बहुत ज़रूरी है लेके जाना। या आप नॉर्मली जो ना वेस्लिन ले जाएँ। सही। अच्छा, मेडिसिन में क्या क्या बंदे को एक उठा लेनी चाहिए? अच्छा, पहले मैं आपको 2-3 चीज़ें और बता देता हूँ, सुबह मेडिसिन। सही हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, इसके अलावा आपको टिशू जो आपके जो नैपकिन्स के पाउच वो वाइप्स होती हैं, जो वेट वाइप्स नहीं। अच्छा। क्योंकि उसमें खुशबू होती है, अब हज के दिनों में वो अगर आप इस्तेमाल करें। सही, ये अच्छा पॉइंट आपने। तो जो अनसेंटेड जो आपके टिश्यूज़ होते हैं ना, वो आप एक पैकेट रख लें, आपकी फैमिली है तो आपको काम आएंगे। टिश्यूज़ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप पसीना, गर्मी और उसके लिए बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा टूथब्रश, टूथपेस्ट, ये नॉर्मल शैम्पू, साबुन आप कोशिश करें कि एक जो है ना वो ले जाएं फ्रेगरेंस वाला आम दिन के इस्तेमाल के लिए, और एक जो है ना वो अनसेंटेड ले जाएं। अनसेंटेड जो है वो आप हज के दिनों में, उम्रे के दिनों में इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, ये एक मिसकॉन्सेप्शन बहुत बड़ा है कि आप जब घर से निकलते हैं या आप हज के लिए एहराम बांध रहे हैं या उम्रे के लिए एहराम बांध रहे हैं, तो उससे पहले वो बगैर खुशबू वाले साबुन से नहाते हैं। सही। तो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। जब आप उम्रे की या हज की नीयत में आ जाते हो, उसके बाद आप मतलब खुशबू पाबंदियाँ जो हैं वो उस वक्त शुरू होती है जब नीयत कर लिया। हाँ, तो इसके लिए मैंने लास्ट टाइम ये किया था कि हम अनसेंटेड सोप्स जो है ना, वो हम उठा के उसके छोटे छोटे इतने टुकड़े कर लेते थे। और क्योंकि आप वो साबुन को एक बार इस्तेमाल कर लें तो वो फिर गीला हो जाएगा, उसको रखना संभालना मुश्किल हो जाता है। अनसेंटेड 2 सोप ले लें, अगर आप 2 लोगों की या 3-4 लोगों की फैमिली जाए, छोटे छोटे टुकड़े कर लें, तो हज के अय्याम में आपको जब यूज़ करना है तो आप उसको यूज़ करके आपको फेंक सकते हैं। सही। संभालने का मसला आपको हल हो जाएगा। ये भी सही है। तो ये रखें, शैम्पू रखें, जो आपकी ज़रूरियात की चीज़ें, टूथपेस्ट, टूथब्रश, कंघी, नेल कटर, ठीक है, छोटी कैंची होनी चाहिए, ठीक है, सुई धागा, यहाँ से ज़रूरत। लेकिन ये सारी चीज़ें मेरे साथ, सुई धागा और ये चीज़ें रखना ऐसे ही ठीक है, जिसने रख ली, नहीं रखी तो कोई मसला नहीं होता वहाँ पर। लेकिन एहतियात रख लेनी इसलिए चाहिए कि कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है। हाँ,
इसके अलावा आपने जो है ना रेजर रख लेनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आपका हेयर ब्रश है, लेडीज़ जेंट्स दोनों जा रहे हैं, हेयर ब्रश, हेयर कॉम्ब, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसके अलावा जो हज के अयाम में ख़ास तौर पे काम आने वाली चीज़ें ना, तो उसके अंदर एक चटाई चाहिए आपको, या कोई एक चादर आप ले जाएं। जब आप मुज़दलिफ़ा में रात गुजारते हैं, सही, तो आपको आसमान तले खुले रोड पे रात गुजारनी पड़ती है। आपका एजेंट उस वक्त आपको कोई भी ऐसी चीज़ नहीं देगा, वो आपने सब इंतज़ाम खुद करके जाना है। सही। तो अमूमी तौर पे लोग डिस्पोजेबल चटाइयाँ ले जाते हैं जो 200-300 रुपए की होती है, उसको फिर वहीं पे छोड़ देते हैं। सही। तो उसको कैरी करना, ले जाना, इस तरह मतलब कोई भी कपड़ा भी हो सकता है ना, कुछ भी कोई भी कपड़ा ले जाएं, क्योंकि आपने रोड तले पूरा अपना वक्त गुजारना होता है। इसके अलावा जो आपके पिलो होते हैं, हवा वाला पिलो है, हाँ, वो बहुत ज़रूरी होता है। ज़ाहिर सी बात है, कुछ इंसान थक चुका होता है, अरफात का मैदान, गर्मी, एक मुशक्क़त, एक अपनी कैफियत दिल की, और उसके बाद मुज़दलिफ़ा की रात। सही। तो कुछ लम्हात उधर नींद के होते हैं, तो फिर वो तकिया भी होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा एक पाउच जिसमें आप कंकरियाँ जमा करेंगे, पहले तो बॉटल के अंदर जमा करेंगे, उसको धोएंगे, सही। इसको ड्राई करके पाउच में डाल देंगे। अमूमी तौर पर ये पाउच भी आपको आपका एजेंट देता है, लेकिन डिपेंड करता है कि आपका एजेंट दे रहा है नहीं दे रहा। तो ये चीज़ें सही, ठीक है। इसके अलावा आपने सॉक्स उठा लेने हैं, टॉवल उठा लेना है। टॉवल आपको वहाँ पे नहीं मिलेगा अजीज़िया बिल्डिंग में, आप शेयरिंग में होते वो हैं, तो हर बंदा अपनी अपना अरेंजमेंट से खुद करेगा। तो अपना एक टॉवल ले जाएं, ठीक है ना। और इसके अलावा इत्र ले जाएं साथ में, या परफ्यूम ले जाएं, सही। जो हज के या उम्रे के दिनों के अलावा आप यूज़ ठीक हो क्योंकि गया। गर्मी बहुत है, पसीना होता है, और आपको पता है कि हर इंसान इतना रश उधर होता है, तो बेहतर ये कि इंसान अपने आप को पाक साफ़ रखे, खुशबूदार रखे। सही। तो ये ज़रूरी चीज़ें हैं। लेकिन देखें, सबसे ज़रूरी चीज़ इसके इन सब के अलावा अभी वो मेडिसिन का, मोबाइल चार्जर्स हैं, पावर बैंक्स अगर हैं, या सॉकेट। देखें वहाँ पे सॉकेट जो है ना, वो वाले सॉकेट होते हैं, यूनिवर्सल सॉकेट होते हैं, उसके लिए प्लग ले जाना बहुत ज़रूरी है। तो यूनिवर्सल 3 पिन वाला प्लग होता है, वो आपको ले जाना बहुत ज़रूरी है, वरना वहाँ पे भी मिल जाते हैं आपको, लेकिन वहाँ पे 15 रियाल 20 रियाल का मिलेगा, बिला वजह की तो कॉस्टिंग इधर आपको कम पैसों में मिल जाएगा, तो आप यहाँ से लेके जाएँ। अच्छा, इसके अलावा जो मेडिसिन है, एक तो जिस तरह आपने जिक्र किया कि आपको एंटी रैश क्रीम्स या वैज़लीन, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि चलना बहुत पड़ता है। इसके अलावा जो अमूमी जो दवाइयाँ होती हैं, अमूमी दवाइयों से मुराद पैरासिटामोल, सर दर्द की, बुखार की, खांसी की, मतलब जो नॉर्मल आपको तकलीफ आ सकती है, तो उसकी एक आपने एक दवाई उठा ली। क्योंकि देखिए इतने मुल्कों से लोग आए होते हैं, अब आप एक सर्द गर्म इंसान हो जाता है, क्योंकि हरम के अंदर इतना चिल्ड एसी चल रहा होता है, बाहर गर्मी है, रूम में सर्दी, बाहर गर्मी, तो सर्द गर्म होता है। तो एंटी एलर्जी बहुत ज़रूरी है रखना, ठीक है ना। फिर जो है ना डायरिया की मेडिसिन, पैनाडोल बहुत ज़रूरी है। वॉमिटिंग की एक उठा लिया, वॉमिटिंग के लिए उठा ली, एक डिहाइड्रेशन के लिए उठा ली। ORS के पैकेट्स बहुत ज़रूरी हैं। ये हज के दिनों में ORS के या इलेक्ट्रोलाइट्स जो लोग यूज़ करते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। मेरे हिसाब से आपको तो इसमें खिदमत का जज्बा करना चाहिए, और 2-4 डब्बे ले जाने चाहिए ORS के। वहाँ पर लोगों के पास नहीं होता। पानी में ORS, जो अरफात का दिन है, जो आपके मिना वाले दिन है, रमी वाले 10, 11, 12 ज़िले, जिसमें गर्मी इतनी होती है कि आप खुद भी ORS बना के खुद भी पिए, दूसरों को भी बांटें। हज के दिन है, इसके अंदर तो मल्टीप्लायर इफेक्ट है ना सब आपका। सही है, तो ORS बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा जो शुगर पेशेंट हैं, BP पेशेंट्स हैं, या कोई भी दवाइयाँ जो रेगुलर बेसिस पे खाते हैं, अगर वो 30 दिन के लिए जा रहे हैं तो अपनी 40 दिन के हिसाब से दवाइयाँ ले जाएँ। अगर 20 दिन के लिए जा रहे हैं तो 30 दिन के लिए दवाइयाँ ले जाएँ, यानी ताकि सेफ साइड पे 10 दिन 8 दिन का स्टॉक उनके पास ज़्यादा हो, ठीक है। उसके अलावा आप जो आपके पास खांसी की शरबतें हैं, बच्चों का तो से 12 साल से कम बच्चे तो नहीं होंगे, लेकिन फिर भी खांसी की शरबत। इसके अलावा आपके जो लिप बाम्स यूज़ कर सकते हैं आप। लेकिन देखें, ये वही चीज़ें जैसे लिप बाम वगैरह और ये चीज़ें ना, ये हज के दिनों में भी लोग यूज़ कर लेते हैं, फ्रेगनेंस होती है। तो इन चीज़ों का ख्याल रखना है कि ऐसी कोई चीज़ हज के दिनों में इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, जिससे आपका हज का इम्पैक्ट कोई आ जाए, ठीक है। ठीक। इसके अलावा सन ब्लॉक क्रीम्स ले सकते हैं आप। वो आप वही वाली बात हो जाएगी कि जितनी अपनी आसानी के लिए जो चीज़ें इस्तेमाल हम करना चाहें, देखिए वैसे वो तो करें। जो बुनियादी चीज़ें थी वो तो आपने सारी कवर कर दी। आप यूँ समझें कि जो दवाइयाँ आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो ले जानी है। इसके अलावा बेसिक आपको बता दी, और हज के दिनों के लिए ख़ास तौर पर मैंने आपको ORS बता दिया, ठीक है ना। ORS के साशे ले जाएं और वहाँ बना के, और वो पीना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गर्मी होती है, डिहाइड्रेशन होती है। और लास्ट टाइम भी ऑलमोस्ट 48-50 डिग्री था, इस साल भी ऑलमोस्ट यही तकरीबन, तो ये इतना ही होगा। मौसम भाई ये 10 दिन का फ़र्क है। तो ये सीधा चीज़ें थी जो हमने आपको बताई। इसके अलावा जो मेन फोकस करना है, हाँ, मैं इस पे है, ये तो फिजिकल चीज़ें थी ना कि भाई ये जो हमने ये बताई। एक वो चीज़ें हैं कि जिसका ताल्लुक रूहानियत से, मिसाल के तौर पे भाई सब्र का दामन पकड़ के रखना है, हाँ
और बर्दाश्त करना है, गुस्सा नहीं करना है, इस बारे में आप क्या कहेंगे व्यूअर्स को? इसको मैं बताता हूँ। उससे पहले तो जिस तरह मैंने बताया कि हज के सफ़र के अंदर चूँकि चलना बहुत पड़ता है, तो आप ये कोशिश करें। और इस पर मैं आपको बताऊँ कि एक छोटी सी बात बताता हूँ, मुझे लगता है कि इसका शायद अल्लाह पाक ज़्यादा सवाब दे कि लोग हज को पूरी तैयारी करके, उनको पता होना चाहिए कि वो किस सफ़र पे जा रहे हैं, ठीक है ना। उनको कोई आम सफ़र नहीं है ना, सफ़र नहीं है ना, मतलब ये कोई टूर या ट्रैवल के लिए आप नहीं जा रहे हो, आप एक मकसद है उसको अचीव करने के लिए आप जा रहे हो। उनको पता होना चाहिए हम किस सफ़र पे जा रहे हैं। तो उसके लिए वो 1 महीना 1.5 महीने से वॉक करना शुरू कर दें। वेरी इंपॉर्टेंट। 1.5 महीना पहले आप रोज़ 1 किलोमीटर चलें, फिर आहिस्ते आहिस्ते हर वीकली, हर 4-5 दिन में आधा किलोमीटर बढ़ाते रहें। अच्छा, इसमें एक मेरा मशवरा दीजिएगा, क्योंकि अक्सर लोग मुझसे भी पूछते हैं ये कि जब वो नॉर्मल हज की अगर तैयारी कर रहे हैं और वो वॉकिंग शुरू करे, तो वो जॉगर्स में ही वॉकिंग शुरू करे या चप्पल के साथ? देखिए ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन मैंने ये मुशाहिदा किया है कि हज के दिनों में आपको ज़्यादा चलना पड़ता है, उसमें आप जॉगर्स ही पहन सकते हैं। तो जो चप्पल या जो चीज़ आप कंफर्टेबल आपको लग रही है ना, जो आप वहाँ पहनेंगे, सही, तो उसी से प्रैक्टिस करते हैं। मैं भी, हम लोग भी जो है ना वही चप्पलें पहन के वॉक करते थे। लोग देखते थे कि यार ये कैसे नमूने लोग हैं जो जॉगर के बगैर इस तरह वॉकिंग कर रहे हैं, लेकिन हमारा मकसद कुछ और था। सही। तो मकसद अचीव करने के लिए मैं यही रेकमेंड करूँगा कि आप 1 महीना 1.5 महीना पहले से वॉक करना शुरू कर दें। 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर रोज़, हर 3-4 दिन में इसको थोड़ा थोड़ा टारगेट को बढ़ाएं, ताकि जब आपके हज के दिन नज़दीक हो तो आप 5-6 किलोमीटर डेली की वॉक आपको, फिर आप वहाँ पे आपको इंशाल्लाह पता नहीं चलेगा। सही। और एक सवाब भी है कि अल्लाह ताला भी देख रहा है कि मेरा बंदा मेरे पास मेरे इस फ़र्ज़ को अंजाम देने के लिए कितनी मेहनत कर रहा है, कोशिश करके। एक होता है मतलब प्रिपरेशन है सारी, ठीक है ना। और दूसरा, हज की क्लासेस आप जिस भी एजेंट से आप पैकेज ले रहे हैं, तो उनकी तरबियती क्लासेस होती हैं, वो भी लें। और इसके अलावा दूसरों हज की पूरी तैयारी करके पूरा समझ के जाएँ हज को। हज आम सफ़र नहीं है जैसे आपने बात की, इसको पूरा समझ के पूरे प्रोटोकॉल के साथ करना चाहिए, ठीक है। सही। इसके अलावा सब्र, देखिए वहाँ पे एक तो गर्मी बहुत है, फिर चलना ज़्यादा पड़ता है। इंसान की फितरत है कि उसके ऊपर जब इस तरह का फिजिकल प्रेशर आता है ना तो उसकी मेंटल कैपेबिलिटी ज़ीरो हो जाती है, सोचने समझने की सलाहियत। तो वहाँ पे भी ऐसा होता है, लेकिन ये बहुत, इसको इंसान खुद कंट्रोल कर सकता है। क्योंकि इंसान को चिड़चिड़ा भी होता है जब चलता है, जाहिर सी बात है, थकता है, तो आपको सब्र का दामन नहीं छोड़ना। हज कोई मुश्किल नहीं है। लोग कहते हैं कि जवानी का हज है, लोग कहते हैं कि हज मुश्किल है। मैं वल्लाह मैं सच बता रहा हूँ, ना कोई जवानी का हज है। हज हर उम्र में हो सकता है, जवान भी थक जाता है और बूढ़ा नहीं थकता, ठीक है। ये बेसिकली जज्बात की बात है, ये जज्बात। हज मुश्किल नहीं है, हज बहुत आसान अल्लाह पाक ने रखा हुआ है हमारे लिए। हज बहुत आसान है, सिर्फ सीख के जाना है, ठीक है ना। हज के अंदर सीख के जाना और तैयारी करके जाना, वरना वन शॉट अगर सामने से कोई चीज़ आ गई तो फिर हम जब बिल्कुल अननोन होगी तो थोड़ी सी मुश्किल लगेगी ना। सही, हज कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। हज बहुत आसान है और इसकी तैयारी करनी है हमने पूरी। और इसके लिए हमने अपने आप को भी तब्दील करना है कि अपने मिजाज को, वहाँ पे गुस्सा आ रहा है, चलने कुछ भी है। अच्छा, एक बात बताएं, एक सवाल है नॉर्मल मेरे जहन में भी इस वक्त अचानक आया है कि जाहिर सी बात है, अब बेशक आपने सारी तैयारियां कर ली, लेकिन कुछ ना कुछ तो ऐसा होता होगा ना कि कोई ऐसी चीज़ आपके सामने आ गई कि वो आपको मजबूर करी कि अब तो गुस्सा करना ही पड़ेगा। अच्छा, तो उस कैफियत में बंदा क्या करे? देखिए ये तो अब मिसाल के तौर पे रश है, कुछ धक्का लग गया किसी को, या 10 बोतलें बट रही थी, आपका नंबर 11वां था, 12वां था, तो सबको बोतलें, पानी की बोतल मिल गई, आपको नहीं मिली, और आपको प्यास भी लगी है। अच्छा देखिए, इधर सारा का सारा मामला ना, सारा सब्र आपको हर जगह पे करना है। हज के सफ़र में ना इस तरह की तकालीफ आ जाती है, सही, ठीक है, अमूमी तौर पे आ जाती है। क्योंकि देखिए लाखों लोग हैं, मिनिमम 25-26 लोग वहाँ पे हज कर रहे होते हैं, उनके इंतज़ामात, ये सारी चीज़ें आप देखेंगे। अब आप ये, जब भी आपको ऐसा कोई ख्याल आए ना, तो आप सिर्फ ये सोचिएगा, मेरा एक फार्मूला मैं लोगों को बताता हूँ कि कमो बेश दुनिया के अंदर ना 2 अरब मुसलमान हैं, ठीक है। 2 अरब का 1% जो बनता है ना, वो बनता है 2 करोड़, और 0.1% बनता है 20 लाख। तो आपको पूरे जितने कुर्रा अर्ज़ी पे मुसलमान हैं उसके 0.1% चुने गए। तो आप उस वक्त जब ये सोचेंगे ना, तो आपको उस वक्त ये सारी चीज़ें मैटर नहीं करेंगी। ज़बरदस्त कि वो 7-8 अरब की दुनिया, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह 2 करोड़ आप, सही, जो कि हक पे मुसलमान हैं, उन 2 करोड़ में भी 0.1% में से अल्लाह ताला ने आपको बुलाया अपने दर पे। तो ये आप जब उधर सोचेंगे तो इंशाल्लाह आपको फिर ये छोटी छोटी जो तकालीफ छोटी आती है, वो बड़ी कोई इसका अल्हम्दुलिल्लाह नहीं आती। जो बुला रहा है आपको हज के लिए, अल्लाह पाक ने बुलाया है तो करवाएगा भी वही, कबूल सही, बिल्कुल ऐसी। इसके अंदर आसानियां भी, इसमें क्वेश्चन मार्क लगाना ये बहुत बड़ी फजूल बात है कि यार ये हो गया, अल्लाह पाक ने बुलवाया है तो बुलवाया इसीलिए कबूल करना है, सही। तो इंशाल्लाह ये नीयत से जाएंगे, मेहनत करेंगे तो फिर बहुत आसानी होंगी हमारे। अच्छा, एक और सवाल ये था जो मेरे जहन में आ रहा था कि मिसाल के तौर पे वहाँ पे, जैसे कि मैं भी सबसे यही सुनता आ रहा हूँ कि भाई हज तो नाम ही तकलीफ़ का है, ठीक है ना, तकलीफ़ पे बर्दाश्त करने का।
अब जितनी ज़्यादा तकलीफ़ें हैं उसको बर्दाश्त करने की इतनी ज़्यादा मुशक्क़त, तो जितनी ज़्यादा तकालीफ आप बर्दाश्त करेंगे तो उसका अजर भी उतना ज़्यादा ही है। अजर है, लेकिन ये देखिए मैं आपको बताऊँगा कि इतनी तकालीफ की बात जो कर रहे हैं ना, इतनी तकालीफ नहीं होती है। मैंने 70+ ईयर्स के पिछले साल लोगों को इस गर्मी में देखा, माशाल्लाह वो इतना हमसे ज़्यादा अच्छा हज परफॉर्म करके आए। सही। हज तकालीफ का नाम नहीं है, यानी लोगों को हज से दूर करना, डीमोटिवेट करना, ये फ़िक्रा शायद इसीलिए बनाया गया। सही। हज तकालीफ का बिल्कुल नाम नहीं है, हज एक फ़र्ज़ है। भाई देखिए नमाज़ पढ़ने में भी लोगों को तकलीफ़ होती है ना, ठीक है ना वो, और ये फ़र्ज़ इबादत, हज भी एक फ़र्ज़ इबादत है साहिब इस्तात के ऊपर। तो हज मुश्किल नहीं है, हज तकालीफ बेसिकली हमने अपनी आदतें ऐसी रखी नहीं है जिसकी वजह से हमें हज मुश्किल लग जाता है। हमारी चलने की आदत नहीं है, हमारी सब्र की आदत नहीं, बर्दाश्त करने की आदत नहीं। जैसे एहराम पहना हुआ था लोगों ने, एहराम पहनने की आदत नहीं है ना हमें, तो एहराम हमें लगता है कि यार कोई अलग सी चीज़ हमने पहनी है, उसका एक बोझ लग रहा होता है। सही सही। लेकिन जब इंसान वहाँ पहुँचता है तो वहाँ ऐसी कोई मुशक्क़त नहीं। हज में इम्तिहानात आ जाते हैं, इसको इस तरह कर लें। सही सही, मुशक्क़त की बजाय हम इम्तिहान का नाम लें। इम्तिहानात आ जाते हैं, लेकिन वो इम्तिहान भी अल्लाह ताला की तरफ से होते हैं, वो खुद ही आपको उसमें से निकाल देता है। वहाँ पे बस आपने सब्र करना है और चलते रहना है, जो उस वक्त की ज़रूरत है वो करते रहना है। आप उधर देखें ना, अब जिस तरह का 23 जब किसी ने डी कैटेगरी का, अब कैटेगरी के ऊपर भी एक प्रोग्राम हम कर लेते ताकि लोगों को पता चले। सही। आप फॉर एग्जांपल डी कैटेगरी में बिल्कुल बेसिक हज पे गए, तो वहाँ पे 400 लोग, 500 लोग एक खेमे के अंदर होते हैं। तो वहाँ बिस्तर भी मैट्रेस ऐसे होते हैं कि आपको किसी को निकलना है बाहर वॉशरूम जाना, तो एक को दूसरे के ऊपर से जंप लगा के जाना पड़ता है। सही। तो ये सारी चीज़ें, ये जब आप, ये सारी चीज़ें हैं 5 दिनों की, हज के 5 दिन। सही। उनमें से पहला जो दिन है ना 8 ज़िलहज का, जिसमें एहराम पहना, उसमें सिर्फ नमाज़ें पढ़नी है आपने। सही। मैं आपको इसको प्रोसेस बता देना, हज के अंदर लोग जो बोलते हैं ना मुशक्क़त, मैं आपको समझाता हूँ, कोई मुशक्क़त नहीं। सही। अच्छा, ये 4 दिन के बाद जब आप वापस पाकिस्तान आ जाते हैं, फिर आपको 4-5 दिन अपने याद आते हैं कि यार कैसा मज़ा था, वो अलग ही समा था। तो ये वो उसको कराची आके फिर याद करें कि यार मैं ऐसा करता, तो उससे बेहतर पहले जाने से पहले ही उधर के लिए तैयारी करें और वो उसको यादगार बने। सही। और अल्लाह का कुर्ब हासिल करें, ज़्यादा वक्त आप इबादत करें। और अच्छा, इसके अंदर मैंने ये रिकमेंड करूँगा, आप भी मशवरा दें, एक चेकलिस्ट बनानी चाहिए इंसान को डेली के लिए कि भाई रोज़ाना जो है वो मैंने मिसाल के तौर पे 10,000 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है, मैंने रोज़ाना इतने पारे पढ़ने हैं, इतनी दुआएं करनी है, इतने औरात व वज़ाइफ पढ़ने। तो एक अगर चेकलिस्ट हो, मैंने ये फ़ील किया है कि एक बंदा अगर चेकलिस्ट बनाता है ना, तो बंदा पाबंद रहता है कि यार ये सारी चीज़ें मेरी रह गई हैं, मैंने अब तक की नहीं है। तो उस बंदे को जो है ना फ़िक्र रहती है। अगर चेकलिस्ट नहीं होगी ना, तो जहन है वो मशगूल हो गया किसी एक तरफ, तो वो जहन से चीज़ें निकल भी जाए बहुत सारी। बिल्कुल सही बात है आपकी, चेकलिस्ट होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले 5 नमाज़ें और फिर तहज्जुद, उसके अलावा नवाफिल, ठीक है। उसके अलावा आपके दुरूद शरीफ का इन हज के दिनों में, तो देखें ना जो हज के 10 ज़िलहज के दिन है, इसमें तो कहा गया है कि इसके अंदर तो एक नेकी मल्टीप्लाई बाय 100 टाइम्स है। और फिर हरम के अंदर बैठ के करनी, हरम मक्का भी है, मदीना दोनों हरम है। मक्के के हरम के अंदर 1 लाख, एक नेकी का सवाब 1 लाख के बराबर, मदीने के हरम के अंदर 50,000। ये नमाज़ों की बात हो रही है बेसिकली, लेकिन नेकी का भी कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई ऐसे ही है। तो उन दिनों में उस जगह पे नेकी करना, उस जगह पे मतलब 1 लाख भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं और फिर मल्टीप्लाई बाय 10 दोबारा हो रहा है। हाँ, अब ये सोचें कि उन जगहों पे और आप उस वक्त कोई दुरूद शरीफ पढ़ रहे तो उसकी मकबूलियत आप यानी कि आप डाउट ही नहीं होना चाहिए ना, ऐसे डाउटलेस है। चेकलिस्ट बनाएं, उन चेकलिस्ट के हिसाब से रोज़ अपने आप को पाबंद करें, और ये कोशिश करें कि आपका जो पैकेज चाहे 10 दिन का हो, चाहे 40 दिन का हो, चाहे ए कैटेगरी ले रहे हैं, चाहे डी कैटेगरी ले रहे हैं, सही, ये 10 दिन ऐसे हों कि उससे पहले आपने ना गुजारा हो, अल्लाह ताला के करीब इतना हो जाए कि आप जब वापस आएँ तो जैसे आप गए थे ना वैसे ना, वैसे तब्दील हो जाए, पॉजिटिव एस्पेक्ट में तब्दील हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया गुल अहमद भाई, आपने बड़े अच्छे से जो है वो रिक्वायरमेंट्स भी बताई, फ़िज़िकल रिक्वायरमेंट्स भी बताई, और किन किन चीज़ों का हमें ख्याल रखना है, कैसे तैयारी करनी है, और ये तमाम चीज़ें जो है वो माशाल्लाह हमें जो है वो भरपूर गाइड किया गया। और उम्मीद करते हैं कि आगे भी जो है वो आप इसी तरीके से हमारे सेशंस देखते रहेंगे। अगले सेशंस में हम इंशाल्लाह मकतब A, B, C, D में क्या डिफरेंस होता है उसको भी एलैबोरेट करेंगे, और एक और सेशन भी हम करेंगे, उसमें हम ये भी बताएंगे लोगों को कि डे 1 में हमें क्या करना है, डे 2 में क्या करना है, डे 3 में क्या करना है, और क्या क्या मामला आगे होते हैं, वो बताएंगे। थैंक यू सो मच।